अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सऊद आज़ाद है और मेरे साथ मेरे टीम मेंबर जो कि इस प्रोडक्ट की प्लानिंग में मेरे साथ शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनमें मिस्टर नुमान, मिस्टर मोइज़, मिस्टर वलीद एंड मिस्टर उज़ैर मेरे साथ शामिल हैं। तो बेसिकली हम 5 ग्रुप मेंबर हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है, इसका आइडिया फाइनलाइज़ किया है, इसकी क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, वो सारी हमने इसके अंदर फाइनलाइज़ की हैं। तो बेसिकली हमारे साथ मिस्टर नुमान हैं, जो कि आपको हमारे जो प्रोडक्ट था, उसके फर्स्ट स्टेप्स के बारे में बताएँगे कि हमने कैसे अपनी मार्केट को सेगमेंट किया है, कैसे अपनी मार्केट की सेगमेंटेशन की है, तो उसके बाद बीचहेड मार्केट हमने अपनी कैसे डिफ़ाइन की है। तो मैं काइंडली अब मिस्टर नुमान से कहना चाहता हूँ कि काइंडली वो अब जो उनका टॉपिक है, जो उन्होंने प्रेज़ेंट करना है, काइंडली उसको प्रेज़ेंट करें। थैंक यू मिस्टर नुमान। काइंडली प्रेज़ेंट योर टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान इशफाक है और जो बेसिकली जो आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको। नाउ नुमान, यू आर गुड टू गो, प्लीज़ कैरी ऑन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान इशफाक है। आज मैं आपको जो माइंड स्नाइप जो है इंट्रोड्यूस कराने आया हूँ इधर। ये एक ऐसा एडवांस और ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। इस टेक्नोलॉजी का एम है कि पैरालाइज्ड इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना, ताकि वो अपने दिमाग के सिग्नल को इस्तेमाल करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकें और इंटरेक्ट कर सके। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक नया ज़िंदगी की सहूलत है जो मोबिलिटी और कम्युनिकेशन में मुश्किलात फेस करते हैं। जो माइंड स्नैप है बैरियर्स को तोड़ता है और उन पर नया दरवाजे खोलता है जो डिसेबल्स लोग हैं। जो हमारा पहला स्टेप्स है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें पहला है अपना मार्केट सेगमेंटेशन। हमारा फोकस उन इंडिविजुअल की तरफ है जो फिजिकल और कम्युनिकेशन चैलेंज के सामना करते हैं। हमारे टारगेट है मार्केट के मेजर सेगमेंट है, जिनमें आ जाए स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। जिन लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती है, ऐसे लोग जो एक्सीडेंट या मेडिकल कंडीशन की वजह से अपनी मोबिलिटी खो बैठते हैं, इनके असिस्टिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जो इनकी ज़िंदगी आसान बना सके। फिर दूसरा है अपना इंडिविजुअल विद एएलएस, मतलब कि एमोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एक प्रोग्रेसिव न्यूरोजेनरेटिव कंडीशन जो धीरे-धीरे मोटर फंक्शंस को इम्पैक्ट करती है। इस वजह से इंडिविजुअल की इंडिपेंडेंस और कम्युनिकेशन एबिलिटी लिमिट हो जाती है। इस वजह से हम माइंड स्नैप यूज़ करते हैं ताकि उनकी उनकी सलाहियतें हैं ब्रेन कम्युनिकेशन की, वो बढ़ सके। फिर आता है अपना इंडिविजुअल विद सेरिब्रल पल्सिस। जो सेरिब्रल पल्सी इंडिविजुअल्स जो बचपन से ही मसल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन के चैलेंज फेस करते हैं, जिनको बचपन से ही कोई ना कोई इशू आ जाता है, ये टूल बेसिकली उनके लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है एंटरप्रेन्योर का, बीच हेड मार्केट। जो हमारी बीच हेड मार्केट है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले इंडिविजुअल है ना, ये वो इंडिविजुअल हैं जो सबसे ज़्यादा इमीडिएट और एक्यूरेट डिमांड रखते हैं माइंड स्नैप की। जैसे सॉल्यूशन, जैसा माइंड स्नैप जिस तरह इनके लिए सॉल्यूशन है, उनके डेली लाइफ का जो स्ट्रगल है उन्हें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता है जो ना सिर्फ उनको कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने बल्कि उन्हें इंडिपेंडेंस भी बना देते हैं। बाय फोकसिंग ऑन दिस स्पेसिफिक डेमोग्राफ, हम अपनी टेक्नोलॉजी को रिफाइन करते हैं और एक सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं जिस पर फ्यूचर एक्सपेंशन और बाकी सेगमेंट तक रीच किया जा सकता है। उसके बाद हमारा फोर्थ जो स्टेप है वो आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, मतलब कि जो हमारे बिल्डिंग है, जो एंड यूजर प्रोफाइल है, उसमें हमारे आइडियल कस्टमर के कुछ खास कैरेक्टरिस्ट हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी की बेस्ट फिट हैं। जिस तरह एज, उम्र होगी 18 से 55 साल के बीच में जितने इंडिविजुअल हैं जो अपनी इंजरीज के बावजूद अपनी इंडिपेंडेंस वापस हासिल करना और एक एक्टिविटी और प्रोडक्शन जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेटिव ओरिएंटेड, ऐसे लोग जो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ कनेक्ट रहना पसंद करते हैं और अपने सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आ जाए टेक्नोलॉजी प्रोफेंसिव। इसमें वो लोग आ जाते हैं जो टेक हैवी होते हैं, मतलब वो इंडिविजुअल जो टेक्नोलॉजी सीखने और नए सोल्यूशन अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। इनकी मॉडरेट कंफर्ट लेवल टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें माइंड स्नाइप की एक्टिव यूजर बनाते हैं। तो उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है कैलकुलेटिंग द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टैम जो हो गया।
बेसिकली जो टैम है वो टू हमारा जो हमने जो कैलकुलेट किया वो 2.8 मिलियन इंडिविजुअल्स हैं दुनिया भर में। एस्टिमेट किया गया है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ 2.8 मिलियन लोग हैं जो अफेक्ट होते हैं किसी एक्सीडेंट में, जिनको स्पाइनल कॉर्ड, वो 2.8 मिलियन है। और हमारे वो टारगेट्स हैं, जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट है ना, उसमें वो कस्टमर हमारे टारगेट हैं। फिर आ जाता है उन्हीं इंडिविजुअल के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एडवांस एसिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी इंडिपेंडेंसी वापस करना चाहते हैं। तो उसमें आ जाता है अगला जो है एसिटिव टेक्नोलॉजी मार्केट। जो ये एसिटिव टेक्नोलॉजी मार्केट है, ये 10 बिलियन है। ये एसिटिव टेक्नोलॉजी का ग्लोबल मार्केट साइज है जो उन प्रोडक्ट्स को रेवेन्यू को प्रेजेंट करता है जो कम्युनिकेशन और मोबिलिटी इम्पेयरमेंट का टारगेट करते हैं। जो टैम बेसिकली अगर हम टैम कैलकुलेट करें, अगर हम ये एज्यूम करें कि हर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट माइंडसेट को पोटेंशियल कस्टमर हो और एक रियलिस्टिक प्राइस पॉइंट रखे, फॉर एग्जांपल 3000 पर यूनिट, तो ये तकरीबन हमारे पास 8.4 बिलियन रुपीस का जो फंड है ना जनरेट होता है हमारे पास। एक दूसरा अप्रोच ये है कि माइंडसेट असिस्टिव टेक्नोलॉजी को ब्रॉडर मार्केट मतलब 10 बिलियन एक शेयर कैप्चर करे जो अडॉप्शन रेट और प्राइस पोजीशनिंग पर डिपेंडेंट करे। थैंक यू। तो अगला स्टेप आपको Mr. Waleed, kindly present your topic. अस्सलाम वालेकुम। सऊद शुक्रिया आपका। असल मेरा नाम है मोहम्मद वलीद और इससे पहले मेरे टीममेट राना नुमान मतलब काफ़ी डिटेल में इस चिप के बारे में बता चुके हैं। तो मज़ीद इसके बारे में फुल लाइफ साइकिल और इसके डिस्कवरी के बारे में मैं मतलब कि कुछ अपनी ज़ाती मालूमात शेयर करना चाहूँगा, जिसमें कस्टमर को ब्रेन स्कैनिंग चिप के बारे में पहली बार एड सोशल मीडिया या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के थ्रू बताया जा सकता है। कस्टमर प्रोडक्ट को समझने के लिए ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ सकता है, डेमो देख सकता है या फिर ट्रायल देख सकता है। वो चेक करेगा कि ये चिप किस तरह से उनकी मेंटल हेल्थ या कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। जब वो कन्विंस्ड हो जाएगा, सॉरी वलीद, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। आप ये स्टेप फुल लाइफ यूज साइकिल प्रेजेंट करें ना? जी जी बिल्कुल फुल लाइफ यूज करें। चलें ठीक है, आप कंटिन्यू रखें। जब वो कन्विंस्ड हो जाएगा कि कस्टमर चिप को बाय करेगा, शायद ऑनलाइन स्टोर या हेल्थ केयर क्लिनिक के थ्रू, तो परचेज के बाद कस्टमर को चिप यूज़ करने का प्रोसेस बताया जाएगा, जैसे चिप को इंस्टॉल करने, वेयरेबल डिवाइस में इंसर्ट करने या आपके साथ कनेक्ट करने का तरीका। चिप के यूज़ डेली बेसिस पर होगा, जैसे ब्रेन एक्टिविटी ट्रैक करना, स्ट्रेस लेवल मॉनिटर करना या मेंटल क्लैरिटी इम्प्रूव करने को लाइव न्यूरो फीडबैक लेना। पोस्ट परचेज में इसकी यूजेज के बाद कस्टमर को फीडबैक और सपोर्ट की ज़रूरियात को सख्ती से, अगर चिप हेल्थ केयर रिलेटेड है तो कस्टमर अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरिटी ट्रैक कर सकता है और थेरेपिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट ले सकता है। उसके बाद हम हाई लेवल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, जिसमें ये माइक्रोचिप जो ब्रेन एक्टिविटी या न्यूरल सिग्नल्स को स्कैन करता है और इसकी वेरिएबिलिटी बहुत आसान है। जिस तरह हम इसे हैंडसेट और चिप के साथ इंटीग्रेट हो और ब्रेन डाटा कलेक्ट करें मोबाइल ऐप के जरिए इसको, जिस तरह ये सॉफ्टवेयर जो कलेक्टेड डाटा को प्रोसेस करते और फीडबैक दे, जैसे स्ट्रेस लेवल, मेंटल परफॉर्मेंस या कॉग्निटिव हेल्थ ट्रेंड्स। इसके बाद क्लाउड इंटीग्रेशन में आ जाएगा, जिसमें ब्रेन एक्टिविटी को डाटा क्लाउड में स्टोर हो सकता है और एनालाइज के लिए एक्सेसिबल किया जा सकता है। सिक्योरिटी फीचर्स की बात की जाए तो ये हाई एंड इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव डाटा, और अगर इसके ऑप्शनल फीचर्स की बात की जाए तो यूज़र को मेंटल एक्सरसाइजेज और रिलैक्सेशन टेक्नोलॉजी सजेस्ट की जा सकती हैं बेस्ड ऑन द रियल टाइम डाटा। अगर इसकी हम क्वांटिफाई द वैल्यू प्रोपोजिशन, जो कि हमारा मतलब एक 8 स्टेप भी बन जाता है। इसके अंदर हम हाउ इट इम्प्लाइज द ब्रेन स्कैनिंग चिप यूज़ करने से यूज़र अपनी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकता है और
धीरे धीरे अपने फोकस और मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता है। एग्जाम्पल, फोकस लेवल को 30% इम्प्रूव किया। इसके बाद मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग में अगर यूज़र को मेंटल हेल्थ इश्यूज है जैसे एंजाइटी, चिप, स्ट्रेस और मूड फ्रस्ट्रेशन को ट्रैक करेगी। काइंडली ये वलीद अपना स्टेप रिकॉल कराइएगा। कौन हमारा से स्टेप पे आप? साउथ में 8 स्टेप पे हूँ जो कि क्वांटिफाई द वैल्यू प्रोपोजिशन। ये ये स्टेप बेसिकली चिप यूज करने से यूजर अपनी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकता है नुमान आप स्लाइड पे मूव करें ना और साथ आहिस्ता साथ, आहिस्ता ताकि फोकस और मेमोरी ऑडियंस को को। इम्प्रूव कर सकता है। ओके ओके, आप कंटिन्यू करें वलीद। इसके बाद सऊद, हम मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग के बारे में अगर बात करें, अगर यूजर को मेंटल हेल्थ इशू है जैसे एंजाइटी, चिप, स्ट्रेस और मूड फ्लक्चुएशंस को ट्रैक करेगी। ये हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाई स्ट्रेस ट्रिगर्स और प्रोग्रेस को मेजर करने में। जिस तरह प्रोडक्टिविटी बूस्ट आ जाता है, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सकती है अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में बाय ट्रैकिंग एंड इम्प्रूविंग कॉग्निटिव परफॉर्मेंस थ्रू ब्रेन स्कैन्स। उसके बाद अगर हम अपना मतलब कि एक और अगले स्टेप पे बढ़े तो वो स्टेप हमारा आ जाता है जी के आइडेंटिफाई योर कोर। आइडेंटिफाई योर कोर में हमारे आज हाउ इट इम्प्लाइज टू द ब्रेन स्कैनिंग चिप। एडवांस टेक्नोलॉजी रियल टाइम और हाईली एक्यूरेट तरीके से स्कैन करने में कैपेबल है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस ट्रेडिशनल ईईजी या वेरेबल से ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी पर बेस करती है। इसके बाद हम मतलब अपने 10th स्टेप पर आ जाता है जो कि चार्ट योर कंपेटिटिव पोजीशन। चार्ट योर कंपेटिटिव पोजीशन मतलब कि मूव हमारे द पास स्लाइड ये नुमान। चार्ट योर कंपेटिटिव पोजीशन, तो ये ट्रेडिशनल ईईजी डिवाइसेज लाइक म्यूज या इमोटिव ब्रेन एक्टिविटी को स्कैन करते हैं, लेकिन वो बल्कि और अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और रियल टाइम फीडबैक और डिटेल इंसाइट्स नहीं देते। तो ज़ाहिर बात है, हमें एप्पल वॉच या फिटबिट जैसे डिवाइसेस हेल्थ डाटा कलेक्ट करते हैं लेकिन ब्रेन एक्टिविटी ट्रैक करने की कैपेसिटी नहीं रखते। आपके माइक्रो यूनिक फीचर्स, हमें ऐसे माइक्रो यूनिक फीचर बनाने चाहिए जिस जो मतलब कि उनसे थोड़े से एडवांस हो। जिस तरह न्यूरो फीडबैक डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस जो न्यूरो फीडबैक देते हैं और वो लिमिटेड होते हैं। आपका प्रोडक्ट इस एरिया में एडवांस हो सकता है बाय ऑफरिंग कंटिन्यूस रियल टाइम डाटा और पर्सनलाइज्ड फीडबैक। मार्केट पोजीशनिंग की बात की जाए तो आपका प्रोडक्ट प्रीमियम मार्केट सेगमेंट में पोजीशन हो सकता है जहां वो हाई टेक डाटा, सिक्योरिटी और पर्सनल साइट्स में के लिए अपील करें। इट कैन पोजिशनाइज एज अ रेवोल्यूशनरी टूल फॉर मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट, कॉग्निटिव एनहेंसमेंट और न्यूरोपैथिक यूज। अगर हम इसकी ओवरऑल बात की जाए तो बाय अप्लाइंग दीज स्टेप्स द ब्रेन स्कैनिंग माइक्रोचिप कैन स्ट्रेटेजिकली developed and positioned in the market, addressing the unique needs of consumer looking to improve their mental health, cognitive performance or track brain activity for various therapeutic processes। तो इसके बाद मतलब कि मैंने मतलब कि अपने आखिरी जो मतलब कम्पिटिटिव प्रोसेस तक बताया। इसके बाद आगे उज़ैर आएंगे और वो इसके बारे में मजीद डिटेल से। वलीद, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा, ये जो तमाम आपने स्टेप्स बताए, जी इनमें सर। आपने अपने बिजनेस के लिए क्या फायदेमंद समझा कि आपको ये स्टेप्स कैसे हेल्प कर रहे हैं आपके बिजनेस में, आपको मजीद आगे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए या उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए, लॉन्ग टर्म कस्टमर को आपके साथ रखने के लिए ये स्टेप्स आपकी क्या मदद कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम मतलब कि इसके अंदर एक चीज़ ये नोट कर रहे हैं कि हमने अपने कंपेटिटर्स के बारे में देखना है या फिर जो ओल्ड डिवाइसेस, और हमने इसको अपने अंदर ऐसी ट्रेडिशनल डिवाइसेस आ रही थी जो लोग जो जिस तरह बात की गई है कि वो बल्कि थी और चीज़ें थी, हमने इसको किस तरह एडवांस करना है और यूज़र फ्रेंडली किस तरह करना है। ज़ाहिर बात है, अगर मतलब यूज़र फ्रेंडली हो। आप ये चीज कह रहे हैं ना कि जैसे ऑलरेडी मार्केट में पहले से ऐसे प्रोडक्ट मौजूद हैं, हमारे कंपटीटर मौजूद हैं, तो हम उनको कैसे बीट करेंगे नई बिल्कुल टेक्नोलॉजी बिल्कुल ला के? बिल्कुल आपके कहने बिल्कुल का ऐसे ही मकसद है। ये है। बिल्कुल ऐसे चलें, ही। थैंक यू वलीद आपके टाइम का। आप हमारे एक अच्छे टीम मेंबर हैं, आपसे हमें काफी कुछ सीखने को मिला। तो चलें, अब टाइम भी हमारे पास लिमिट कम है, तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। अब हमारी ऑडियंस के साथ मिस्टर उजैर हैं।
जो कि आपको हमारे प्रोडक्ट के हवाले से नेक्स्ट जो हमारी गाइडलाइंस थी उनके हवाले से आपको आगाह करेंगे। तो काइंडली मिस्टर उजैर कंटिन्यू प्लीज। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसका नाम है चार्ट योर कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अब इसका मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस या प्रोडक्ट मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, इसके लिए अब 5 क्वेश्चनर्स भी हम कह सकते हैं या स्ट्रेटजीज बोल सकते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं। तो जो हमारी पहली स्ट्रेटजी है उसे बोलते हैं डिफाइन द प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें ये होता है ना कि जो लोग पैरालाइज्ड हैं उन्हें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में बहुत मुश्किल होती है। उनके लिए कम्युनिकेशन करना आसान नहीं होता क्योंकि वो अपने साथ मुंह या दूसरी बॉडी मूवमेंट्स का यूज़ नहीं कर पाते। जो डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज उनकी मदद के लिए बनाई गई हैं वो अक्सर मुश्किल होती हैं चलाने में या उनमें सिर्फ लिमिटेड फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पैरालाइज्ड शख्स बात करना चाहता है तो अक्सर उन्हें डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जो उनके इमोशंस या थॉट्स को ट्रांसलेट करें, लेकिन ये डिवाइसेस या तो बहुत हैवी होती हैं या उनको यूज़ करना मुश्किल होता है या तो वो बहुत महंगी होती हैं। ठीक है, तो अब हमारा माइंड सिंक ये है कि हम इसको इस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं कि ये मतलब कि अफोर्डेबल भी हो। अब नेक्स्ट जो हम स्टेप लेते हैं इसमें है, उसमें हम देखते हैं टारगेट ऑडियंस, कि हम कि कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो अपने कस्टमर्स की जो स्पेसिफिक मिसाल और ज़रूरत को समझने पर ध्यान दो। जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, इन लोगों को अक्सर अपने हाथ और पैर का यूज़ नहीं होता, इसलिए उन्हें ऐसी डिवाइसेस चाहिए जो सिर्फ आंखों से इशारे या आवाज़ के ज़रिए काम करें। अब हमारा जो हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं वो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स है। जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस अभी तक पैरालाइज लोगों के लिए अवेलेबल हैं उनका डिटेल में रिव्यू करो। जैसे उनकी क्या खूबियां हैं, उनमें क्या कमी रह गई है, उसमें क्या खामियां हैं और हम उन खामियों को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। तो इसमें बेसिकली माइंड सिंक सिंपल और यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन ऑफर करता है जो पैरालाइज लोगों के लिए आसान और इनिशिएटिव है। फॉर एग्जांपल, कॉम्प्लिकेटेड सेटअप के लिए के बजाय इसका इंटरफेस ऐसा हो जो मिनिमल ट्रेनिंग के साथ। सॉरी उजैर, सॉरी टू हाँ, डिस्टर्ब यू। हाँ। मिस्टर नुमान काइंडली मूव स्लाइड्स। नहीं 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 नहीं, ये स्टेप 4 पे हूँ मैं। इट्स ओके, इट्स ओके, हाँ हाँ। कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल ना, कॉम्प्लिकेटेड सेटअप के बजाय इसका इंटरफेस ऐसा है जो मिनिमल ट्रेनिंग के साथ यूज़ हो सकता है। एक्यूरेट हो, फास्टर हो, मतलब कि अफोर्डेबल भी हो, फास्टर भी हो, और मतलब कि एक्यूरेट भी हो। तो फिर उसके बाद हम इसमें मार्केट स्ट्रेटजी देखते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेसिकली हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कि हम स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, कि हम मार्केटिंग हम किसके लिए कर रहे हैं, किसके ज़रिए कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए। अगर हमारी मतलब कि अगर हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ज़रिए करते हैं तो हमारी टारगेट ऑडियंस डॉक्टर्स होंगे, थेरेपिस्ट होंगे, और ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के जो थेरेपिस्ट नहीं होते हैं ये होंगे। तो नुमान काइंडली मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। माइंड सिंक रेवोल्यूशनाइजिंग कम्युनिकेशन फॉर पैरालाइज्ड इंडिविजुअल, के माइंड सिंक जो है पैरालाइज्ड इंडिविजुअल के लिए कम्युनिकेशन में इनकलाब ला सकता है। माइंड सिंक एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है जो पैरालाइज लोगों को अपने दिमाग के जरिए सीधा कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का मौका देती है। ये कैसे काम करता है? ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसे बीसीआई का नाम भी दिया जाता है, ये इसके थ्रू न्यूरल सिग्नल्स को समझता है और उन्हें कंप्यूटर कमांड में बदलता है। तो ये टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकिंग यूनिट, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। इसका मतलब ये है कि समझना क्या फैसला कौन करता है। माइंड सिंक के लिए, माइंड सिंक जैसे प्रोडक्ट के लिए खरीदने का फैसला अक्सर एक शख्स तक महदूद नहीं होता, पर लोग और ग्रुप इस प्रोसेस में
शामिल होते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि कौन कैसे कौन कैसे इस फैसले को असर करता है। अब इंडिविजुअल पैरालिसिस आखिर में जो शख्स माइंड सिंक यूज़ करेगा, मतलब इंडिविजुअल आखिर में जो शख्स माइंड सिंक यूज़ करेगा मीन्स एंड यूज़र होगा जो, ठीक है? जो यूज़ करेगा उसका फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो मतलब जो इंडिविजुअल जो पैरालिसिस होगा ना, जिसको तो वो जब माइंड सिंक यूज़ करेगा उसका फीडबैक इम्पोर्टेंट होता है, तो वो इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए। अब दूसरा हमारा आ जाता है इसमें फैमिली। हम इन्हें फैमिली मेंबर्स भी बोल सकते हैं या केयर गिवर्स भी बोल सकते हैं। अब केयर गिवर्स वो होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि अगर आपके पास कोई एआई टूल नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, तो वो बस आपका ख्याल रखते हैं, ठीक? तो पेशेंट्स के लिए डिवाइस का खरीदना अक्सर इन्हीं लोगों का काम होता है जो केयर केयर गिवर्स होते हैं, क्योंकि वो उनकी केयर सपोर्ट के ज़िम्मेदार होते हैं। इसके बाद हमारे पास मेडिकल प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, ठीक? अब मेडिकल प्रोफेशनल्स वो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो या थेरेपिस्ट होते हैं जो मशवरा देते हैं कि आपको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी चाहिए और कौन सी कैसे नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएँ। मैप द प्रोसेस टू एक्वायर अ पेइंग कस्टमर, ठीक है? अब इसमें हम एक प्रोसेस मैप करते हैं, ठीक है? एक प्रोसेस बताते हैं कि हम एक अपना जो कस्टमर है ना, उसको हम पेइंग कस्टमर कैसे बना सकते हैं, मतलब कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स ना अपने इसमें प्रोडक्ट के लिए हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें बेसिकली 4 पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें अवेयरनेस होती है, कंसिडरेशन होती है, एवैल्यूएशन होती है और परचेज़ होती है। पहला अवेयरनेस, पोटेंशियल कस्टमर्स को माइंडसेट के बारे में आगाह कराना, ठीक है? ये अवेयरनेस है, ठीक है? इसमें हम ये कुछ ट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स चला सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स बेसिकली रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है? या फिर हम मीडिया कवरेज के थ्रू भी इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड स्टेप इसमें हमारे पास कंसिडरेशन आ जाता है। पोटेंशियल कस्टमर को माइंड सिंक के फीचर्स और फ़ायदे के बारे में एक्सप्लोर कराना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब उसको प्रोडक्ट की डेमो दे सकते हैं, वेबसाइट पे कंटेंट दे सकते हैं, वीडियोज़ दे सकते हैं, इस तरह का काफ़ी ज़्यादा और भी स्टफ़ दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बीटा वेरिएंट्स हो गए, तो इस तरह की हम चीज़ें देके उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सर थर्ड पे हमारे पास एवैल्यूएशन आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल यूज़र को एवैल्यूएट करने का मौका दिया जाए, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि माइंड सिंक उनके लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है? इसके लिए हम एक्शंस ये ले सकते हैं कि या तो हम यूज़र फीडबैक ले लें, ठीक है? या असेसमेंट और ट्रायल्स लें, और वो फ्री ट्रायल्स और प्रोडक्ट असेसमेंट ऑफ़र करें, ताकि यूज़र देखकर दे सकें कि डिवाइस उनके ज़रूरत के मुताबिक काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। इसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोसेस इसमें परचेज़ आता है, ठीक है? इसमें ये होता है कि फाइनल डिसीजन लेने पर ना कस्टमर माइंड सिंक परचेज़ करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनको परचेज़ कैसे करा सकते हैं? हम उनको स्पेशल ऑफ़र्स दे सकते हैं, हम उनको डिस्काउंट्स दे सकते हैं, पर वो लिमिटेड टाइम के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और हम बोलते हैं कि यार कि हमारा जो है ना लिमिटेड ऑफ़र है 2 मंथ्स की, ठीक है? तो 2 मंथ्स में आपके पास कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँगे, क्योंकि आपने उनको ऑफ़र दी हुई है, डिस्काउंट दिया हुआ है। तो ये हमारा चौथा पार्ट था, तो अब अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। क्वांटिफाई द वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है? अब इसका ये है कि माइंडसिक का फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है ना, मेजर करते वक्त ना हम कस्टमर के लिए जो फाइनेंशियल और पर्सनल बेनिफिट्स हैं उनको उनको कंसिडर करते हैं। ये बेनिफिट्स कस्टमर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के साथ साथ हेल्थ केयर कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। इसमें देखें, फर्स्ट आप आ जाता है इंक्रीज इंडिपेंडेंस। इंक्रीज इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि इससे हमारा एक फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। वो कैसे होता है? माइंड सिक से पैरालाइज्ड इंडिविजुअल अपने डेली टास्क खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, जो केयर गिवर्स की ज़रूरत को कम करता है। इससे लॉन्ग टर्म कॉस्ट में रिडक्शन हो सकती है। इससे लॉन्ग टर्म जो है ना कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले आपको एक केयर गिवर था,
ठीक है, या केयर टेकर जो भी है वो आपका था, आप उसको वीकली $200 आप उसको ना चार्ज करते थे, ठीक है। पर माइंड सिंक से ये होगा कि चलो चार्ज तो ज़्यादा होगा पर लॉन्ग टर्म में ना ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप एक केयर गिवर को ज़्यादा पैसे देते रहोगे, उससे बेहतर ये है कि आप माइंड सिंक ले लो, वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए चीप होगा और रिलायबल भी होगा। तो इसमें दूसरा ये हमारे पास आता है रिड्यूस केयर गिवर बर्डन। ये मैंने आपको इसी बता दिया कि जो केयर गिवर का ये जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, माइंड सिंह जो है मतलब कि जो काम केयर गिवर आपको करके दे रहा था, ठीक है, अब माइंड सिंह के थ्रू आप ब्रेन के थ्रू आप वो चीज़ खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा केयर गिवर का बर्डन भी उतर जाएगा। और थर्ड हमारे पास ये होता है कि इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। इससे हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी इम्प्रूव होने से पेशेंट्स को हेल्थ प्रोफेशनल के साथ ज़्यादा इफेक्टिवली इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, जिससे उनका ट्रीटमेंट प्लान ज़्यादा टेलर और इफेक्टिव होता है। क्योंकि मोस्टली ये होता है ना कि जो होता है ना पेशेंट्स, वो अपने ना जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो माइंड सिंह के थ्रू वो अपने ना न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू उनके साथ इंटरेक्ट करेगा और उनको ना कंप्यूटर के थ्रू जो मैसेज देना होगा वो दे देगा। इसमें फिर मतलब उसको इतनी मुश्किल नहीं पेश आएगी अपना मैसेज पहुंचाने में, ठीक है। इसका चौथा ये होता है कि इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो इसमें ये होता है कि जब पैरालाइज्ड इंडिविजुअल अपने थॉट्स और नीड्स को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सके ना, तो उनका इमोशनल वेलबींग बेटर होता है। उनका इमोशनल जो हॉस्पिटल विजिट्स और मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स के कॉस्ट को कम कर सकता है। इसके बाद इसका पांचवा पार्ट है उसका इनहेंस प्रोडक्टिविटी। माइंड सिंह का यूज़ करके इंडिविजुअल अपने डेली टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं, जो उन्हें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। इससे उनके वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकते हैं अगर वो रिमोटली काम कर रहे हैं या किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं। इसका सिक्स पार्ट है उसका इंक्रीज इंक्रीज सोशल एंगेजमेंट। माइंड सिंह से इंडिविजुअल अपने दोस्तों, फैमिली और कम्युनिटी के साथ बेटर इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो उनकी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करता है। इससे आइसोलेशन का रिस्क कम होता है, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर कॉस्ट को भी रिड्यूस करने में मददगार हो सकता है। अब अब तो हो गया मेरा। Sir, I think we have limited time, so kindly complete your presentation in limited time at the given time. Okay. ओके ओके मेरा हो गया और I think विनीत का onward is presenting Moiza, right? मोइज। Okay. हम्म, So, Mr. Moiz, kindly present your topic. We have limited time, so kindly try to complete your presentation topics in given time. Okay. ओके, माय नेम इज़ मोइज़ अहमद अब्बासी एंड जैसे कि उज़ैर आपको 11 से 15 स्टेप्स एक्सप्लेन कर चुके होंगे एंड उससे ऑनवर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 16 जो हमारा स्टेप है, डिफाइन द मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है। बेसिकली ये एक ऐसा वर्जन हमारे प्रोडक्ट का ऐसा वर्जन जो कंपनियां चाहती होती हैं लॉन्च करना, इसका मतलब ये होता है। और इसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आगे हम इसमें माइंड साइंस जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताता हूँ। बेसिक ब्रांड कंप्यूटर इंटरफेस सबसे पहला, दूसरा लिमिटेड कम्युनिकेशन फीचर एंड तीसरा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। जो हमारा पहला है बिजनेस ब्रांड कंप्यूटर इंटरफेस, ये एक ऐसा सिस्टम है जो मुस्तकबिल के इरादे तयन कर सकते हैं। लाइक इट अलाउज कम्युनिकेशन थ्रू मेंटल कमांड्स। जैसे हम लोग कोई भी मेंटल कमांड दे दें, जैसे डिज़ायर टू चेंज मूव या कंट्रोल, हम लोग इसको डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं अपने एक्टिविटी के थ्रू, विद योर एक्टिविटीज़। ओके, उसके बाद लिमिटेड कम्युनिकेशन फीचर्स। हमने जो अभी तक हमने दिया है वो हमारा एक सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन है अभी तक जो हमने प्रोवाइड किया है।
एंड मे भी हम एक्सटेंड कर दें आगे, वॉइस और इमेज हम जो इनपुट देंगे वो हम फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला हम आगे आपको देंगे। उसके बाद यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ये एक बहुत यूज़र फ्रेंडली है और ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो थोड़े माजूर होते हैं, जो चल फिर जिनके लिए मुश्किलात होती हैं, ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया ताकि उनके लिए बहुत सहूलत है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। जी नुमान, आप अगली स्लाइड कर देंगे, मैं आप आगे एक्सप्लेन करूँ, टाइम बहुत कम है। अच्छा, उसके बाद हमारा दूसरा मेरा स्टेप है, शो दैट द डॉग विल ईट द डॉग फूड। इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है माइंडसेट MVP। सो द फर्स्ट थिंग वी विल गिव देम अ बेसिक वर्जन, जिसमें हम कुछ फंक्शनैलिटीज देंगे, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि हम लोग अभी तक तो हमने सिर्फ उन्हें टाइपिंग या कम्युनिकेशन, हमने ऐसी टाइपिंग हमने दी हुई है, हम मे बी आगे इंशाल्लाह ताला हम आगे उन्हें और चीज़ देंगे। उसके बाद आता है फाइंड योर अर्ली एडॉप्टर्स। सिर्फ हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जो पैरालाइज होंगे, ठीक है, उनके साथ हम इनोवेटिव सोल्यूशन उनका निकालेंगे। उसके बाद हमारा आता है गैदर फीडबैक, हम उनके ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद से मज़ीद बेहतर करेंगे। जो हमारा फीडबैक है हम उनसे फीडबैक लेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे प्रोडक्ट्स में या कुछ भी ऐसा। उसके बाद आता है अट्रेटिव एंड इम्प्रूव। अट्रेटिव एंड इम्प्रूव में यह है कि हम उन्हीं फीडबैक के ज़रिए जो कि हमें मिले होंगे, हम उन फीडबैक के ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नुमान अगली स्लाइड कर दीजिए। Numan, I think it's a wrong slide. Please move Yeah, to the it's next wrong slide. slide. Numan, Slide number 21. develop a product plan. Yes. तो डेवलप अ प्रोडक्ट प्लान, इसके लिए हमें सबसे पहले हार्डवेयर डिज़ाइन करना पड़ेगा, डिज़ाइन हमें बनाना है। तो हम एक ऐसी मतलब डिवाइस को डेवलप करेंगे जो कंफर्टेबल और हमारे जो लोगों के ब्रेन सिग्नल को प्रोसेस कर सकेगा, उसको बहुत इफेक्टिव बना सकेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो इजी टू यूज़ होगा, ठीक है, जो आसानी से लोग यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद आता है कि क्लिनिकल ट्रायल एंड वैलिडेशन, कि क्लिनिकल में हमें कैसे वो इस्तेमाल हो सकता है। तो वो ऐसा है कि ये एक मिनट, ये महफूज ये जो क्लिनिकल वाला है हमारा, ये ऐसा है कि महफूज मौसर काबिल इस्तेमाल होने के लिए सख्त तिबी तजर्बात हमारे इसमें किए गए हमारे, तो ये और मतलब इफेक्टिव बनाता है हमारे प्रोडक्ट को, जो कि यूजेबल बनाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप डिफरेंट मजीद क्लिनिक बेहतर में बना या सकते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल में देंगे ताकि वो जी ट्राई जी कर सकें जी जी ऐसे अपने पेशेंट्स पे जो मतलब कि फिजिकल डिसेबल हैं। जी, आप या ये कहना पैरालाइज हैं, चाहते जो पैरालाइज हैं वो उनके लिए। हैं? Yeah, I got your point. So I think you wanna move to the next slide, huh? या प्लीज नुमान, प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी। ओके, द एस्टिमेट द टाइम साइज ऑफ फॉलो ऑन मार्केट। सबसे पहले मतलब हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। अच्छा, उसके बाद इसमें ये 3 चीज़ों में वो हुआ, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। जैसे कि अभी आपको पहले बताया कि हेल्थ केयर हम या किसी भी क्लिनिक में हम उसे देंगे ताकि वो पेशेंट के इस्तेमाल के लिए वो ज़्यादा मुफीद हो सकें पेशेंट के लिए। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन जो हमारे डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए पढ़ना लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो अक्सर हमने ऐसे स्टूडेंट्स देखे होते हैं जो डिसेबल होते हैं, ऐसे स्कूल्स बने हुए हैं जहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए। उसके बाद एंटरटेनमेंट, लोग अपना एक्सपीरियंस जो है मेंटल इसका कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू गेम्स के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए।
लेकिन ज़्यादा मीडिया यूज़ करना भी अच्छा नहीं होता, जैसे आप सब जानते हैं। लेकिन कुछ ये गेम्स और मीडिया के ज़रिए हम लोग अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाती है, थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो जाता है। सो इससे आगे मेरे से आगे आपको बेसिकली मोहित, आई थिंक आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी 3 मार्केट्स हैं, हेल्थ केयर की, एजुकेशन की और एंटरटेनमेंट की, बेसिकली हम इनके थ्रू अपना जो हमारा टाइम साइज है, हम जो वो हमारी एस्टिमेट टोटल मार्केट का कर सकते हैं। मार्केट है, वो हम इनमें से एस्टिमेट करेंगे, जी, क्योंकि जी, ये जो हमारे मेन टारगेटेड पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स यहाँ हैं। से हमारी मेन सेल्स आएगी हमारे जी, पास, जी, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सो। चलें, आप को हम टाइम देते और लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हम अभी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, सो हम इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। चलें, थैंक यू आपका बहुत, जी, थैंक यू आपने सो आज मच। की मीटिंग हमारी ज्वाइन की। थैंक यू। यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साउद आज़ाद है। बेसिकली आपको पिछले स्टेप्स मेरे टीम मेंबर्स ने प्रेजेंट कर दिए हैं। अब जो मैंने जिन स्टेप्स के ऊपर वर्कआउट किया है, उनमें मेरा फर्स्ट स्टेप है डिफाइन अ बिजनेस मॉडल। बेसिकली बिजनेस मॉडल में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमने जो अपना प्रॉफिट है, जो वो अपनी मार्केट से कैसे कलेक्ट करना है। तो बेसिकली मैंने जो स्ट्रेटजी अप्लाई की है इस पे, वो मैंने 3 तरीके से इस चीज़ को कवर करने की अप्लाई की है। बेसिकली फर्स्ट चीज़ जो हम इसमें देख रहे हैं, वो है डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल बेसिकली वो चीज़ है कि हम अपना प्रोडक्ट जो है, वो डायरेक्ट अपने जो हमारे कस्टमर हैं, उन तक पहुँचाएँ। जैसे कि जो ऐसे लोग हैं जिनको स्पाइनल इंजरीज़ हैं या वो चल फिर नहीं सकते, उनको कोई और ऐसी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपनी जगह से ना हिल सकते हैं, ना किसी चीज़ के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे लोगों को हम अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इस पॉइंट को हमने डायरेक्ट सेल्स का नाम दिया है। तो बेसिकली जो हमने सेकंड स्टेप इस पे अप्लाई किया है, वो है पार्टनरशिप्स। अब हमारे पार्टनरशिप्स के अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास हमारे पार्टनर्स आ जाएँगे, जैसे मेडिकल टीम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें हम अपना प्रोडक्ट लेके जाएँगे और उनके साथ हम पार्टनरशिप्स की बेस के ऊपर अपना प्रोडक्ट उनको देंगे, ताकि वो इसको अपनी मेडिकल जो उनकी इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, उसमें वो यूज़ कर सकें। तो हम उनके साथ पार्टनरशिप पे उनको अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। फर्स्ट हमारे पास होगी डायरेक्ट सेल, जिसके अंदर हम अपने कस्टमर को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, जो हमसे डायरेक्ट परचेज़ करेगा। सेकंड चीज़ आ गई हमारे पास पार्टनरशिप। इसी तरह हमारा थर्ड स्टेप है पार्टनर सब्सक्रिप्शन बेस। सब्सक्रिप्शन में ये होगा कि हमने अर्ली जो हमारा जो प्रोडक्ट था, वो तो हमने अपने कस्टमर्स तक पहुँचा दिया। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। तो इसके बाद ये है कि अब हमारी उस चिप्स वो जो चिप है, वो जो इंस्टॉल है हमारे कस्टमर के माइंड के अंदर, उसकी अर्ली अपडेट्स भी आनी है। उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएँगी, कोई नई चीज़ें आएँगी, तो वो हम जैसे अपडेट्स आएँगी, उन अपडेट्स के हम अपने कस्टमर से कॉस्ट चार्ज करेंगे। उसकी जो पेमेंट होगी या जो भी उसकी हमारे पास प्रॉफिट होगा, वो हम उसमें से उनसे अपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में उनसे हम लेते रहेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 बिजनेस मॉडल हो गए, एक डायरेक्ट सेल हो गया और पार्टनरशिप बेस हो गया और सब्सक्रिप्शन बेस हमारे पास मॉडल हो गया। सो काइंडली प्लीज नुमान मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, वो है सेटअप की मैट्रिसेस। ये बेसिकली इस स्टेप में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा ओवरऑल जो बिज़नेस है, उसकी प्रोग्रेस क्या है? वो इस टाइम प्रॉफिट में जा रहा है, वो इस टाइम लॉस में है, करंट कंडीशन क्या है हमारे बिज़नेस की? तो उसको मेज़र करने के लिए हम 3 चीज़ों का सहारा लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है, यूज़र एंगेजमेंट। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे साथ हमारा यूज़र कितनी हद तक एंगेज है हमारे साथ। इसमें हम फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन मेज़र करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह मेज़र करेंगे कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी हम इस तरह मेज़र करेंगे कि हमारे साथ कस्टमर किस तरह एंगेज है। फ्रीक्वेंसी में हम ये चीज़ देखेंगे कि पर डे हमारा कस्टमर हमारी डिवाइस को या प्रोडक्ट को कितना यूज़ कर रहा है, कितनी उसकी रूटीन में यूज़ है। हम उसके वो साइकिल या उसका जो डेली हावर्स है,
वो हम फ्रीक्वेंसी चार्ट में कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ आ गई यूज़र एंगेजमेंट स्टेप में, वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशंस में आ जाता है सेशन। जैसे अब हमारा यूज़र या पेशेंट हमारे जो प्रोडक्ट है उसके कितने सेशन ज्वाइन कर रहा है या हॉस्पिटल में जा रहा है, तो पर सेशन वो कितना हमारे साथ इंगेज है। फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों को मैंने बता दी, इसी तरह आपको ड्यूरेशन का भी मैंने एक्सप्लेन किया कि फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन की तरह के साथ हम यूज़र एंगेजमेंट को कैसे मेजर करेंगे। तो आई थिंक सो ये आपको स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद आ गई कम्युनिकेशन एक्यूरेसी। ये हमारा स्टेप 2 है सेटअप की मैट्रिसेस में। तो सेकंड स्टेप जो है कम्युनिकेशन एक्यूरेसी, इसमें बेसिकली हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारी, क्योंकि बेसिकली डिवाइस जो है ये एक कम्युनिकेशन की लाइन पैदा कर रही है हमारे कंप्यूटर्स और हमारे यूज़र या कस्टमर के ब्रेन के दरमियान। तो हमारी कम्युनिकेशन की कितनी एक्यूरेसी है, वो हमारे साथ कितना स्टेबल है या कितना हमसे इंटरेक्ट कर रहा है, या कंप्यूटर के साथ वो कितना इजीली इंटरेक्ट कर पा रहा है, कोई उसको डिफिकल्टी पेश आ रही है या नहीं आ रही। बेसिकली हम इसमें वो चीज़ देख रहे होंगे कि कोई हमारे कस्टमर को कम्युनिकेशन की कोई डिफिकल्टी तो इसमें पेश नहीं आ रही। तो बेसिकली हम ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद इसी हमारे स्टेप के अंदर हमारा जो तीसरा स्टेप है यूज़र फीडबैक का। हम अब अपने यूज़र से फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेना किस लिए ज़रूरी है? मेरे नज़दीक या हमारे टीम मेंबर्स के नज़दीक उनसे लेटर ऑन डिस्कस भी किया हमने। यूज़र फीडबैक लेना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई खामियां अगर रह गई हैं तो हम अपने यूज़र से ताकि फीडबैक कलेक्ट कर सकें कि कोई इम्प्रूवमेंट की जगह अगर उसमें बाकी है तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। तो ये आ गया हमारा सेटअप की मैट्रिसेस कि हमने अपना पूरा ओवरऑल बिजनेस को मेजर करना है कि उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो इस टाइम प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो बेसिकली ये हमारा मोटिव था इस स्टेप के पीछे। सो काइंडली नुमान कंटिन्यू। हाँ, ये वन ऑफ द मेन जिसे कह सकते हैं ना आप, इस पूरे हमारा जो प्लान था इस प्रोडक्ट को बनाने में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए थी, क्योंकि हमने एक बहुत बेस लेवल से स्टार्ट किया था तमाम टीम मेंबर्स ने, तो इसमें हमारे लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी थी कि हमारी जो फंडिंग्स हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए जो फंडिंग्स है वो कहाँ से आएंगी, हमारे फंडिंग्स कितनी होनी चाहिए ताकि हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले जा सकें, अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकें। उसमें हमें कितनी इन्वेस्ट चाहिए होगी, हमारे इन्वेस्टर्स कौन होंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा स्टेप है इसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं, अपनी फंडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं कि टोटल हमारा एक्सपेंस कितना आएगा हमारे प्रोडक्ट पे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो हमारा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है उसके ऊपर, प्रोटोटाइप जो डेवलपमेंट है हमारा उसके ऊपर हमारे लगभग 5 लाख डॉलर का एक्सपेंस आ रहा था, जो कि हमारे पास इन्वेस्टर थे एंजल नाम के। तो हमने उनसे अपना ये जो था इन्वेस्ट, उन्होंने हमें 5 लाख डॉलर की इन्वेस्ट की, इसमें हमारे साथ फंडिंग में शामिल हुए। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स आ गए। जैसे कि आपको पता है एक हमें डॉक्टर की ज़रूरत होगी जो कि बाकायदा हमारे कस्टमर की ब्रेन में सर्जरी करके इसको इम्प्लांट करेंगे। तो उसके लिए हमारे जो कस्टमर हैं उनको ट्रायल्स लेने पड़ेंगे, हॉस्पिटल में बार-बार जाना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक हमें चाहिए थे, पूरा हमने टाइम कैलकुलेट करने के बाद इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ों को हमने फाइनलाइज़ किया कि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमारी फंडिंग जो रिक्वायरमेंट है वो 2 लाख डॉलर्स की हमारे लिए इनफ होगी। वो भी हमारे यूएस के एक क्लाइंट थे जिन्होंने हमें इसमें फंडिंग की, हमारी मदद की। और प्रोडक्ट लॉन्च इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये आप सबको इसमें गौर करना चाहिए और हम भी इसमें काफ़ी गौर कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट लॉन्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम मार्केट तक अपना प्रोडक्ट कैसे लेके जाएंगे। मार्केट लॉन्च के लिए हमें ज़ाहिर बात है एड्स भी चलाने पड़ेंगे, डिफरेंट पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे, बैनर्स लगाने पड़ेंगे, सेलिब्रिटीज़ को हायर करना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट की वो मार्केट में उसको आगे पहुंचा सकें, हमारे कस्टमर्स तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें कि मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए मौजूद है जो आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे, ताकि वो हमारे तक रसाई हासिल कर सकें, हम तक वो पहुंच सके। तो इस मार्केट लॉन्च के लिए जो बेसिक नीड थी फंडिंग की, वो थी मिनिमम से मिनिमम 5 लाख डॉलर की, जो कि हमें फंडिंग की
हमारे एक यूके के इन्वेस्टर थे, उन्होंने हमें इसमें सपोर्ट किया। सो आई होप ये हमारा आपको बताने का ये मकसद ये है कि आप भी अगर फ्यूचर में अगर कभी अपना कोई प्रोडक्ट डेवलप करें या आप उसकी तरफ जाएं, तो आपको भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स या क्या-क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं कि आप फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को आगे उस लेवल पर ले जा सकें या मार्केट तक पहुंचा सकें, उस पे एक अच्छी फिनिशिंग, अच्छी क्वालिटी का काम कर सकें। ये स्टेप्स इसलिए हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं समझना और आप लोगों के लिए भी। सो मैं अब नुमान से कहूँगा कि नेक्स्ट स्टेप पे जाएँ। सो बेसिकली जो हमारा ये स्टेप है डेवलप अ प्रोडक्ट प्लान। It's a very important step. Everyone should have to focus on it. So basically, in the develop a product plan. इसमें हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं. The first thing is how to develop a product. हम उसके ऊपर गौर करेंगे. उसके जो बेसिक फीचर्स हैं, जो की फीचर्स हैं हमारे प्रोडक्ट के खास जो मेन पेन पॉइंट्स हैं हमारे कस्टमर के, उनको वो क्या सॉल्व कर रहा है, वो डेवलपमेंट फेज में हम अपने कंसेप्ट जो डेवलपमेंट है, हमारा जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, उसमें हम इस चीज़ को शामिल करेंगे। तो उसके बाद हम अपने डेवलप अ प्रोडक्ट जो स्टेप है, इसमें ये चीज़ देखेंगे कि जो प्रोटोटाइप का डिज़ाइन है हमारा, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि प्रोटोटाइप में जो मेन इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो हमारी प्रोटोटाइप में नज़र आनी चाहिए, ताकि उस प्रोटोटाइप के ज़रिए हमारा यूज़र हमें बता सके कि कोई कमी हमारे प्रोडक्ट में अगर रह गई हो, तो वो इस प्रोटोटाइप के थ्रू हमें वो बता सके। जो मेन फीचर होंगे हम अपने इस प्रोटोटाइप में वो डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट टेस्टिंग ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको तो हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आप सबको जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की क्वालिटी में कोई कमी रह जाए, तो आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपका जो कस्टमर है वो आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक नीड है। प्रोडक्ट टेस्टिंग में हम उसके अंदर अपनी वैलिडेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। कोई ऐसा एज रह गया है या फिर ऐसी कोई स्पेस रह गई है जिधर हमने काम नहीं किया और काम करने की ज़रूरत थी वहाँ पर, तो उस टेस्टिंग को भी हम अपने प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट फेज़ है, इसके अंदर देखेंगे। और लास्ट स्टेप है इसके अंदर प्रोडक्ट लॉन्च इसके अंदर ये देखेंगे कि हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कैसे करना है, मार्केट में कैसे उसको लेके जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होंगे हमारे कस्टमर्स तक वो कैसे पहुंचेगा, हमारी कस्टमर सपोर्ट कैसी होगी कि कस्टमर को कल अगर कोई मसला पेश आता है तो हमसे वो कैसे रब्ता कर सकेगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे होंगे। हमारा जो जो डेवलप अ प्रोडक्ट प्लान स्टेप है एंटरप्रेन्योर का, तो आई होप आप सबको इसमें भी इस स्टेप में भी मेरी समझ आई होगी। अपनी तरफ से तो मैंने 100% आपको समझाने की कोशिश की है। तो नुमान, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे पास हमारा लास्ट स्टेप है। ये बेसिकली इम्पोर्टेंट स्टेप है, एग्जीक्यूट एंड स्केल। एग्जीक्यूट एंड स्केल, इसके आपको लफ्ज़ से ही समझ आ रही होगी, मीनिंग से ही समझ आ रही होगी कि अब हमने, क्योंकि सारे स्टेप से हम गुजर के आ चुके हैं, अब हमने एक्सपेंड कैसे करना है अपनी मार्केट को। मतलब कि आपने एक इलाके तक या एक एरिया तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा दिया है, वहां तक आपके कस्टमर बन चुके हैं। आपने अब उस मार्केट को कैसे वर्ल्ड वाइड लेके जाना है, उसको आपने एक एसएमई से निकाल के एक इनोवेशन ड्रिवन उसमें बिजनेस में कैसे लेके आना है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके लिए हम अपनी जो है माइंड स्कैन की मार्केटिंग करेंगे, कैंपेन्स चलाएंगे, ताकि हम अपना प्रोडक्ट और आगे से आगे ले जा सकें। तमाम वर्ल्ड वाइड जो आउट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, उन तक हम अपनी प्रोडक्ट को ले जा सकें। हम वो कंट्री टारगेट करेंगे जो कि मेन कंट्रीज का हब होता है, जहाँ पर हर चीज़ डिस्प्ले की जाती है या जहाँ पे उसका मेन रुझान होता है। वहाँ से हम इस चीज़ को उस कंट्री में मार्केटिंग करेंगे इसकी, और मार्केटिंग के थ्रू, कैंपेन्स चलाने के थ्रू, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके उनको इस चीज़ के बारे में आगाह करना, इन्फॉर्मेशन देना कि हमने क्या टेक्नोलॉजी पे काम किया, हमने क्या टेक्नोलॉजी बनाई है। उसके बाद हम रिफाइन द प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करेंगे।
आप जितना मर्जी 100% देने की कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर पर कभी ना कभी कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है। तो उस मिस्टेक को पूरा करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करेंगे थ्रू फीडबैक्स, through user testing, through different information, through different charts, through measuring charts, through checking the frequency of our product. So ये हमारे जो स्टेप्स है, ये हमारे स्टेप्स के लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक बेस का काम किया इन्होंने। हमें इन स्टेप्स ने हमारी जो थी हमारे प्रोडक्ट की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, प्लानिंग से लेके एनालाइज से लेके उसकी डिज़ाइनिंग से लेके हमारे कस्टमर्स की अप्रोच से लेके हमें तमाम स्टेप्स में इन तमाम स्टेप्स ने बहुत हेल्प की है। तो हम सब ने इस पे बहुत मेहनत से काम किया है। तो मैं तमाम अपने जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। हमारे पास टाइम कम है, टाइम की थोड़ी लिमिट थी, इसलिए मैं आपसे और बात नहीं कर पाया। तो मैं आपको अपने टीम मेंबर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि वो एंड तक हमारे साथ बने रहे, एक-एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते रहे। आई होप आप सारी जो ऑडियंस देख रही हैं आपको भी समझ आई होगी, आपको भी इससे एक नज़रिया मिला होगा कि आप भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ सकते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नए विज़न के साथ। आप तमाम ऑडियंस आज जैसे हम लोग अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, इस तरह आप लोग भी आज किसी दिन हमारी जगह बैठे होंगे और आपको भी ये स्टेप आपकी ज़िंदगी में हेल्प करेंगे। स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय टीम मेंबर्स, यू डन वेरी वेल जॉब। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।